एक लड़की जिसकी वक्त के साथ उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। पूरी दुनिया वक्त के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं पर थम जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एज ऑफ एडेलाइन। ये कहानी शुरू होती है सन 2014 में, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एडेलाइन बोमैन है। वो एक अपार्टमेंट में जाती है और कुछ आईडीज कलेक्ट करती है। दरअसल उसने अपनी नकली यानी कि फेक आईडीज बनाई है, जिसमें उसका नाम जेनिफर और उम्र 29 साल है। अब हमें जेनिफर यानी कि एडेलाइन के जीवन के उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। एडेलाइन का जन्म सन 1908 में हुआ था और जब एडेलाइन बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम जेम्स था। इन दोनों की शादी हो गई और शादी के ठीक 3 साल बाद एडेलाइन ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने फ्लेमिंग रखा। धीरे धीरे वक्त बीता और सन 1937 में एक दुर्घटना में एडेलाइन के पति की मृत्यु हो गई, जिससे एडेलाइन पूरी तरह से टूट गई। और पति की मृत्यु के ठीक 10 महीने बाद जब एडेलाइन अपनी मॉम और डैड के घर में अपनी 5 साल की बेटी को लेने जा रही थी, तभी वो देखती कि बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। ये शहर में बहुत अनयूजुअल है और बर्फ पड़ने की वजह से एडेलाइन का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी एक झील में चली जाती है और झील का पानी इतना ठंडा होता है कि कुछ ही सेकंड्स में एडेलाइन की सांसें पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें स्लो होना शुरू हो जाती है और अब वो लगभग पूरी तरह से मर चुकी है। और तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है और ये बिजली ठीक एडेलाइन की गाड़ी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से पानी में और एडेलाइन के दिल में एक जोरदार झटका लगता है और उसकी सांसें एक बार फिर से चलना शुरू हो जाती है। एडेलाइन किसी तरह से पानी से बाहर आती है और इस तरह से एडेलाइन की जान बच जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसके शरीर में अब बहुत बदलाव आ चुके हैं। इस वक्त एडेलाइन की उम्र 29 साल है और आज के बाद कभी भी उसके शरीर की उम्र नहीं बढ़ेगी, यानी कि उसका शरीर हमेशा इसी स्टेट में रहेगा, मतलब 29 साल का। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन एडेलाइन के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है। वो उसका लाइसेंस चेक करता है और जब वो उसकी उम्र उसमें देखता है तो 45 साल होती है, लेकिन एडेलाइन 29 साल की लगती है। इसीलिए उसे शक होता है और वो एडेलाइन को अगली सुबह उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेकर पुलिस स्टेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन एडेलाइन उस जगह को छोड़ देती है क्योंकि उसे शक होता है कि उसके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद वो स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लर्क की जॉब करना शुरू कर देती है और अपने बारे में बहुत स्टडी करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो भी उसके साथ हो रहा है इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन उसे नहीं मिलता। और एक दिन जब वो अपने घर जा रही होती है तो 2 FBI एजेंट्स उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। एडेलाइन समझ जाती है कि उसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और वो देखती है कि वहां पर एक प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें वो एडेलाइन को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। और जब दोनों एजेंट गाड़ी से बाहर होते हैं तो एडेलाइन गाड़ी की डिक्की के पीछे से निकलकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाती है और वो उसे कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो एक नई आइडेंटिटी, एक नए नाम के साथ मिलूंगी। एडेलाइन वहां से चली जाती है और इसके बाद हर 10 साल बाद एडेलाइन अपना नाम, शहर, सब कुछ बदल देती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, यानी कि सन 2014 में, जहां पर एडेलाइन आज भी 29 साल की दिखती है, लेकिन उसकी असली उम्र आज 106 साल है। और जब वो न्यू ईयर की एक पार्टी में जाती है तो वहां पर एक लड़का उसे देखता है जिसका नाम एलिस जॉन्स होता है। एलिस उसके पास आता है और वो उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए भी कहता है। हालांकि एडेलाइन को वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन एडेलाइन अपनी जिंदगी की सच्चाई जानती है। वो जानती है कि एलिस के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि वक्त के साथ वो तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन एडेलाइन हमेशा इसी तरह से रहेगी। इसीलिए वो उसे मना करके टैक्सी से वहां से निकल जाती है और अगली सुबह वो एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि एडेलाइन का आज बर्थडे है। वो न्यू ईयर के दिन पैदा हुई थी और वहां पर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन एडेलाइन आज भी 29 साल की लगती है। वो वक्त के साथ साथ अपना नाम, अपना काम, सब कुछ बदलती रहती है और अब वो एक लाइब्रेरी में काम करती है।
वहां पर उससे मिलने के लिए एलिस आता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो एडेलाइन का एक फोटो लेना चाहता है, लेकिन एडेलाइन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल वो नहीं चाहती कि किसी के पास भी उसकी इस एज का फोटो रहे क्योंकि आने वाले वक्त में वो सब तो बूढ़े हो जाएंगी, लेकिन एडेलाइन ठीक इसी तरह से 29 साल की रहेगी। एलिस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा फोटो नहीं लूंगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। हालांकि वो पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में एडेलाइन मान जाती है। ये दोनों एक हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं जहां पर ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले दिन एक बार फिर से एडेलाइन एलिस के घर पर जाती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और अगली सुबह जब एडेलाइन यहाँ से टैक्सी से अपने घर वापस जा रही होती है तो टैक्सी एक रेड लाइट पर रुकती है और वहां पर एडेलाइन को एक बेंच दिखता है जिस पर कोई नहीं बैठा होता और वो अपनी अतीत की यादों में खो जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक लड़का बैठा है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग है। दूर से एडेलाइन उस लड़के को देख रही होती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती और वहां से निकल जाती है। ये सब सोच के एडेलाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये फैसला कर लेती है कि वो एलिस से अब दोबारा से नहीं मिलेगी, उससे बात नहीं करेगी क्योंकि उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका उसे आज तक दुख होता है। लेकिन एलिस खुद उसके घर के बाहर आ जाता है। इस बात से एडेलाइन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहां से मिला? एलिस कहता है कि लाइब्रेरी से। ये सब सुनकर वो उससे बहुत रूडली बात करती है और वो कहती है कि हमारे बीच में आज तक जो भी रिश्ता था वो मैं सब खत्म करती हूँ, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है और वो कहती है कि मैं सच्चे लोगों से, अच्छे लोगों से झूठ बोलती हूँ। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। दरअसल वो जानती है कि एलिस एक अच्छा लड़का है, वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो अपनी सच्चाई उसे बता भी नहीं सकती। एडेलाइन की बेटी बोलती है कि तुम्हें अब किसी से कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें कभी पकड़ना चाहते थे, जो लोग तुम्हें कभी चेस कर रहे थे, अब वो सब के सब मर चुके हैं। एडेलाइन अपनी बेटी को कहती है कि अभी हाल ही में उसके एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम एलिस है। वो उससे प्यार करता है, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने उसे मना कर दिया। ये सुनने के बाद एडेलाइन की बेटी बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम ये अपने आप के लिए नहीं करना चाहती तो कम से कम मेरे लिए करो। और ये सब सुनने के बाद एडेलाइन फैसला करती है कि वो एलिस से मिलने जाएगी। वो एलिस से मिलने जाती है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। इन दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। एलिस एडेलाइन को अपने मॉम डैड के घर इनवाइट करता है क्योंकि उसके मॉम डैड की 40th एनिवर्सरी है। और जब एलिस और एडेलाइन एलिस के मॉम डैड के घर जाते हैं और एलिस के डैड एडेलाइन को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से एडेलाइन भी शॉक्ड हो जाती है। एलिस के पिता कहते हैं कि एडेलाइन बोमेन। एडेलाइन कहती है कि नहीं, मेरा नाम जेनिफर है। दरअसल उसने नाम बदल लिया है। एलिस और इस पूरी दुनिया के लोग उसे अब जेनिफर के नाम से जानते हैं। एलिस के डैड कहते हैं कि मेरी एक पुरानी दोस्त थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, उसका नाम एडेलाइन बोमेन था। एडेलाइन अपने आप को संभालते हुए कहती है कि वो मेरी मॉम थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। एलिस के डैड को सुनकर दुख होता है, लेकिन इससे ज्यादा वो हैरान होते हैं। वो जेनिफर को यानी कि एडेलाइन को कहते हैं कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम को देख रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाते हैं। वो अपनी अतीत की यादों में खो जाते हैं और उन्हें वो वक्त याद आता है जब वो जवान थे। ये वक्त था सन 1960 का, जब एक दिन एडेलाइन की गाड़ी खराब हो गई थी और उस वक्त एलिस के डैड जो कि जवान थे, उन्होंने एडेलाइन की मदद की थी। धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। और एक दिन जब ये हाइकिंग के लिए जाते हैं तो जंगल में एडेलाइन का हाथ बहुत गहरा कट जाता है, इसीलिए एलिस के डैड विलियम को उसके हाथ पर स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। एलिस के डैड विलियम अब एडेलाइन से शादी करना चाहते हैं और एक दिन एलिस के डैड विलियम पार्क की बेंच पर बैठकर एडेलाइन का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके हाथ में एक वेडिंग रिंग होती है। हालांकि एडेलाइन वहां पर आती है, वो टैक्सी में बैठी होती है, लेकिन जब वो विलियम के हाथ में वेडिंग रिंग देखती है तो वो अपना इरादा बदल देती है। वो उससे मिलने के लिए नहीं जाती,
और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वक्त के साथ विलियम बूढ़ा हो जाएगा और वो हमेशा वैसी रहेगी। उनका रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ वक्त पहले एक बार जब रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है और एडेलाइन एक बेंच को देखती है, तो वो अपने अतीत की यादों में देखती है कि उस बेंच पर एक लड़का बैठा है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग है, और ये और कोई नहीं बल्कि एलिस के डैड विलियम होते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट वक्त में दिखाया जाता है कि एक बार किस्मत इन दोनों को फिर से आमने सामने ले आई है, लेकिन अब एडेलाइन उसी के बेटे से प्यार करती है और उसका बेटा एलिस भी एडेलाइन से बहुत प्यार करता है। अब अगली सुबह जब एलिस के डैड विलियम गाड़ी से सामान निकाल रहे होते हैं, तभी वहां पर एडेलाइन यानी कि जेनिफर आती है। एलिस के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे सिर पर एक कीड़ा बैठा है, और वो अपना सर झुका लेती है, उसका हाथ अपने सिर पर होता है। और जब एलिस के डैड विलियम कीड़े को हटा रहे होते हैं, तो वो एडेलाइन के उल्टे हाथ पर देखते हैं कि एक चोट का, एक घाव का निशान है, और ये वही निशान होता है जो आज से सालों पहले जब ये दोनों हाइकिंग के लिए गए थे और जंगल में एडेलाइन का हाथ कट गया था और विलियम ने उसके हाथ पर स्टिचेस लगाए थे। विलियम ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब उसे एडेलाइन पे यानी कि जेनिफर पे शक है। वो अपने स्टोर रूम में जाता है जहां पर उसका पुराना सामान होता है, और वो सामान में से अपना और एडेलाइन का पुराना फोटो ढूंढ कर निकालता है जो आज से सालों पहले उसी दिन खींचा गया था जिस दिन एडेलाइन का हाथ कटा था। और वो देखता है कि उसका उल्टा हाथ ही कटा था, और अब विलियम को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये एडेलाइन की बेटी नहीं बल्कि खुद एडेलाइन है। और अब वो जेनिफर यानी एडेलाइन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे उल्टे हाथ पर जो एक घाव का निशान है, इस निशान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि इस घाव पर कई सालों पहले मैंने स्टिचेस लगाए थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम जेनिफर नहीं बल्कि तुम खुद एडेलाइन हो। और यहाँ पर एडेलाइन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कहती है कि हाँ, मैं ही एडेलाइन हूँ। ये सुनकर विलियम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं सब कैसे हो सकता है? एडेलाइन कहती कि मुझे नहीं पता। विलियम उससे पूछते क्या तुमने अपनी सच्चाई को कभी किसी को बताया? वो कहती कि अगर मैं किसी को बता सकती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे बेटे को बताती। विलियम एडेलाइन को कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो मेरे बेटे के साथ मत करना, उसकी जिंदगी से कभी दूर मत जाना, नहीं तो पूरी तरह से बिखर जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा एलिस एडेलाइन से बहुत प्यार करता है। एडेलाइन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, और वो वहां से भागकर वापस घर आ जाती है और अपना सारा सामान लेकर वहां से निकल जाती है। और एलिस के लिए एक नोट छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है एलिस आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस, आई कांट एक्सप्लेन जेनी। यानी कि वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं निभा सकती, मैं कुछ भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इस नोट को पढ़ने के बाद एलिस का पूरी तरह से दिल टूट जाता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्यों वो अचानक इस तरह से चली गई। और वो भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। हालांकि वो एडेलाइन को कॉल भी करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। और तब वो अपनी बेटी को कॉल करती है। वो कहती कि मैं पूरी जिंदगी भागती रही, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहती बल्कि किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो एलिस के साथ रहेगी। लेकिन इससे पहले कि वो वापस उसके पास जाती, एक ट्रक उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और ठीक उसी वक्त धरती की कक्षा के बाहर चांद पर एक बहुत बड़ा मीटेरॉइड टकराता है। चांद पर जिस भी तरह के बदलाव होते हैं वो हमारी धरती को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। और मीटेरॉइड टकराने के बाद समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे पूरा वातावरण बदल जाता है। और आज 78 साल बाद इस शहर में बर्फ गिरी है, यानी कि स्नोफॉल हुआ है। इस शहर में स्नोफॉल नहीं होता। आज से 78 साल पहले जब एडेलाइन ड्राइव करके अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही थी, उस रात भी इसी तरह से स्नोफॉल हो रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर एडेलाइन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। उसका दिल अब पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस पहुंच जाता है और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे एक बार फिर से उसकी दिल की धड़कन वापस आ जाती है। जैसे 78 साल पहले बिजली गिरने से उसकी दिल की धड़कन वापस आ गई थी। और जब एडेलाइन को होश आता है तो हॉस्पिटल में होती है। उसके सामने एलिस और उसकी बेटी होती है। उसकी बेटी की उम्र इस वक्त 83 साल है। उसकी बेटी एलिस को बताती है कि मैं इनकी ग्रैंड मदर हूँ, ये मेरी ग्रैंड डॉटर हैं।
एडेलाइन अपनी बेटी को कहती है कि एलिस को मैंने सब कुछ बता दिया, उसको सब कुछ पता है। यानी कि एडेलाइन ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल बीत जाने के बाद दिखाया जाता है कि एडेलाइन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एलिस और एडेलाइन अब एक साथ रहते हैं और ये आज न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे होते हैं। और जब एडेलाइन अपने आप को शीशे में देखती है तो वो देखती है कि उसका एक बाल सफेद हो गया होता है। ये देखकर वो हैरान होती है और खुश भी, क्योंकि अब जैसे जैसे एलिस की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एडेलाइन की भी उम्र बढ़ेगी। यानी कि जब उसका दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसके शरीर में एक बार फिर से बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। उसकी वजह से अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। एलिस एडेलाइन से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। एडेलाइन कहती है कि हाँ, अब सब कुछ परफेक्ट है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $66 मिलियन की। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।